साथियों नमस्कार। आपके समक्ष प्रस्तुत है कहानी सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी के नायाब कहानियों के हार का एक चमकता हुआ मोती, जिसका नाम है बड़े घर की बेटी। जी हाँ, आज आपके सामने ऑडियो बुक के माध्यम से प्रस्तुत है कहानी बड़े घर की बेटी। आज 20वीं सदी में परिवार के बिखराव की जो बाढ़ सी आ गई है, इस सूक्ष्म किंतु भयावह समस्या जिससे एक घर के 4 घर बनते जा रहे हैं, उस घटना को मुंशी प्रेमचंद जी ने बहुत ही सहज और सरल भाषा में एक परिवार की कहानी के माध्यम से स्पष्ट किया है, जिसे समूचे विश्व के लोगों को सुनना चाहिए, ताकि परिवार में छोटी छोटी कलह से बिखराव न आ सके। तो चलिए अब चलते हैं सीधे कहानी की ओर, जिसका नाम है बड़े घर की बेटी। बेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार और नंबरदार थे। उनके पितामह किसी समय बड़े धन धान्य संपन्न थे। गांव का पक्का तालाब और मंदिर, जिनकी अब मरम्मत भी मुश्किल थी, उन्हीं के कीर्ति स्तंभ थे। कहते हैं इस दरवाजे पर हाथी झूमता था। अब उसकी जगह एक बूढ़ी भैंस थी, जिसके शरीर में अस्थि पंजर के सिवा और कुछ शेष न रहा था, पर दूध शायद बहुत देती थी, क्योंकि एक न एक आदमी हांडी लिए उसके सिर पर सवार ही रहता था। बेनी माधव सिंह अपनी आधी से अधिक संपत्ति वकीलों को भेंट कर चुके थे। उनकी वर्तमान आय 1000 रुपये वार्षिक से अधिक न थी। ठाकुर साहब के 2 बेटे थे। बड़े का नाम श्रीकंठ सिंह था। उसने बहुत दिनों के परिश्रम और उद्यम के बाद बीए की डिग्री प्राप्त की थी। अब एक दफ्तर में नौकर था। छोटा लड़का लाल बिहारी सिंह दोहरे बदन का सजीला जवान था। भरा हुआ मुखड़ा, चौड़ी छाती, भैंस का 2 सेर ताज़ा दूध वह उठकर सवेरे ही पी जाता था। श्रीकंठ सिंह की दशा बिल्कुल विपरीत थी। इन नेत्र प्रिय गुणों को उन्होंने बीए इन्हीं 2 अक्षरों पर न्यौछावर कर दिया था। इन 2 अक्षरों ने उनके शरीर को निर्बल और चेहरे को कांतिहीन बना दिया था। इसी से वैदिक ग्रंथों पर उनका विशेष प्रेम था। आयुर्वेदिक औषधियों पर उनका अधिक विश्वास था। शाम सवेरे उनके कमरे से प्रायः खरल की सुरीली ध्वनि सुनाई दिया करती थी। लाहौर और कलकत्ते के वैद्यों से बड़ी लिखा पड़ी रहती थी। श्रीकंठ इस अंग्रेजी डिग्री के अधिपति होने पर भी अंग्रेजी सामाजिक प्रथाओं के विशेष प्रेमी न थे, बल्कि वह बहुधा बड़े जोर से उसकी निंदा और तिरस्कार किया करते थे। इसी से गांव में उनका बड़ा सम्मान था। दशहरे के दिनों में वह बड़े उत्साह से रामलीला में सम्मिलित होते और स्वयं किसी न किसी पात्र का पार्ट लेते थे। गौरीपुर में रामलीला के वही जन्मदाता थे। प्राचीन हिंदू सभ्यता का गुणगान उनकी धार्मिकता का प्रधान अंग था। सम्मिलित कुटुंब के तो वह एकमात्र उपासक थे। आजकल स्त्रियों को कुटुंब में मिलजुल कर रहने की जो अरुचि होती है, उसे वह जाति और देश दोनों के लिए हानिकारक समझते थे। यही कारण था कि गांव की ललनाएं उनकी निंदक थी। कोई कोई तो उन्हें अपना शत्रु समझने में भी संकोच नहीं करती थी। स्वयं उनकी पत्नी के हुई इस विषय में उनका विरोध था। यह इसलिए नहीं कि उसे अपने सास ससुर, देवर या जेठ आदि से घृणा थी, बल्कि उसका विचार था कि यदि बहुत कुछ सहने और तरह देने पर भी परिवार के साथ निर्वाह न हो सके, तो आए दिन की कलह से जीवन को नष्ट करने की अपेक्षा यही उत्तम है कि अपनी खिचड़ी
अलग पकाई जाए। अब तक की कहानी में आपने देखा, इस भाग के अंतर्गत बेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार है। उनके 2 पुत्र हैं। बड़ा श्रीकंठ सिंह जो बीए पढ़ा लिखा है, दूसरा पुत्र लाल बिहारी जो पढ़ा लिखा नहीं है। वह मस्त मौला नौजवान है जो खुले स्वभाव का है। जीवन की कसौटी, परिवार समाज के बारे में कोई विशेष ज्ञान नहीं रखता है। वहीं दूसरी ओर बड़ा बेटा श्रीकंठ बीए पढ़ा है, आयुर्वेदिक तथा धार्मिक जीवन में पूर्ण आस्था रखता है, जिसका ग्राम में आयोजित धार्मिक पर्वों में विशेष योगदान रहता है। यह है कहानी का प्रथम भाग, जिसमें हमने बेनी माधव सिंह और उनके 2 पुत्रों के बारे में जाना। अब चलते हैं कहानी की नायिका आनंदी के परिवार की ओर। आनंदी एक बड़े उच्च कुल की लड़की थी। उसके बाप एक छोटी सी रियासत के ताल्लुकदार थे। विशाल भवन, एक हाथी, 3 कुत्ते, बाज, बहरी सिकरे, झाड़ फानूस, ऑनरेरी मजिस्ट्रेटी और ऋण जो एक प्रतिष्ठित ताल्लुकेदार के भोग्य के पदार्थ है, सभी यहाँ विद्यमान थे। नाम था भूप सिंह। बड़े उदार चित्त और प्रतिभाशाली पुरुष थे, पर दुर्भाग्य से लड़का एक भी न था। 7 लड़कियां हुई और देव योग सब की सब जीवित रही। पहली उमंग में तो उन्होंने 3 ब्याह दिल खोल कर किए, पर 15-20 हजार रुपये का कर्ज सिर पर हो गया तो आँख खुली, हाथ समेट लिया। आनंदी चौथी लड़की थी। वह अपनी सब बहनों से अधिक रूपवती और गुणवती थी। इससे ठाकुर भूप सिंह उसे बहुत प्यार करते थे। सुंदर संतान को कदाचित उसके माता पिता भी अधिक चाहते हैं। ठाकुर साहब बड़े धर्म संकट में थे कि इसका विवाह कहाँ करे। न तो यही चाहते थे कि ऋण का बोझ बढ़े, और न यही स्वीकार था कि उसे अपने को भाग्यहीन समझना पड़े। एक दिन श्रीकंठ उनके पास किसी चंदे का रुपया मांगने आए। शायद नागरी प्रचार का चंदा था। भूप सिंह उनके स्वभाव पर रिझ गए और धूमधाम से श्रीकंठ सिंह का आनंदी के साथ ब्याह हो गया। आनंदी अपने नए घर में आई तो यहाँ का रंग ढंग कुछ और ही था। जिस टिमटाम की उसे बचपन से ही आदत पड़ी हुई थी, वह यहाँ नाम मात्र को भी न थी। हाथी घोड़ों का तो कहना ही क्या, कोई सजी हुई सुंदर बहली तक न थी। रेशमी स्लीपर साथ लाई थी, पर यहाँ बाग कहाँ। मकान में खिड़कियाँ तक न थी। जमीन पर फर्श, न दीवार पर तस्वीरें। यह एक सीधा साधा देहाती गृहस्थ का मकान था, किंतु आनंदी ने थोड़े ही दिनों में अपने को इस नई अवस्था के ऐसे अनुकूल बना लिया मानो उसने विलास के सामान कभी देखे ही न थे। अभी हमने कहानी में सुना, कहानी की नायिका आनंदी एक प्रतिष्ठित पिता की सुशील और सुंदर पुत्री है। उसके पिता का नाम ठाकुर भूप सिंह है, जो अपनी पुत्री पर असीम प्रेम रखते हैं। एक बार किसी धार्मिक सिलसिले में श्रीकंठ के साथ भूप सिंह की मुलाकात हुई और भूप सिंह को श्रीकंठ का स्वभाव बहुत अच्छा लगा। तो भूप सिंह ने आनंदी के जो पिता है, उन्होंने आनंदी का विवाह श्रीकंठ से कर दिया। आनंदी अपने वैभवशाली घर में रहती थी, परंतु अब ससुराल में वह वैभव नहीं था। इसके बावजूद आनंदी ने अपने आप को ससुराल के माहौल में बिल्कुल ही थोड़े समय में ढाल लिया। अब चलते हैं कहानी में आगे। एक दिन दोपहर के समय लाल बिहारी सिंह, जो कि आनंदी का देवर था, 2 चिड़िया लिए हुए आया और भावज से बोला, जल्दी से पका दो, मुझे भूख लगी है। आनंदी भोजन बनाकर उसकी राह देख रही थी।
अब वह नया व्यंजन बनाने बैठी। हांडी में देखा तो घी पाव भर से अधिक न था। बड़े घर की बेटी किफायत क्या जाने, उसने सब घी मांस में डाल दिया। लाल बिहारी खाने बैठा तो दाल में घी न था। बोला, दाल में घी क्यों नहीं छोड़ा? आनंदी, घी सब मांस में पड़ गया। लाल बिहारी बोला, अभी परसों घी आया है, इतनी जल्दी उठ गया? आनंदी ने उत्तर दिया, आज तो कुल पाव भर रहा होगा, वह सब मैंने मांस में डाल दिया। जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी जल उठती है, उसी तरह से क्षुधा बावला मनुष्य जरा सी बात पर तिनक जाता है। लाल बिहारी को भावच की यह ढिठाई बहुत बुरी मालूम हुई। बोला, मैके में तो चाहे घी की नदी बहती हो, स्त्री गालियाँ और मार सह लेती है, पर मैके की निंदा नहीं। आनंदी बोली, हाथी मरा भी तो 9 लाख का, वहाँ इतना घी नित्य नाई खा जाते हैं। लाल बिहारी जल गया, थाली उठाकर पटक दी और बोला, जी चाहता है जीभ पकड़कर खींच लूं। आनंदी को क्रोध आ गया, मुंह लाल हो गया। बोली, वह होते तो आज इसका मजा चखाते। अब अपड़ उज्जड़ ठाकुर से न रहा गया। उसने स्त्री एक साधारण जमींदार की बेटी थी। जब जी चाहता है उस पर हाथ साफ कर लिया करता था। खड़ाऊ उठाकर आनंदी की ओर जोर से फेंकी और बोला, जिसके गुमान पर भूली हुई हो उसे भी देखूंगा और तुम्हें भी। आनंदी ने हाथ से खड़ाऊ रोकी, सिर बज गया, पर उंगली में बड़ी चोट आई। क्रोध के मारे हवा से हिलते पत्ते की भांति कांपती हुई अपने कमरे में आकर खड़ी हो गई। स्त्री का बल और साहस, मान और मर्यादा पति तक है। उसे अपनी पति के ही बल और पुरुषत्व का घमंड होता है। आनंदी खून का घूंट पीकर रह गई। अब तक की कहानी में आपने सुना आनंदी और उसके देवर लाल बिहारी सिंह का एक छोटी सी बात पर कैसे झगड़ा हो गया और कैसे लाल बिहारी ने अज्ञानवश अपनी भाभी को खड़ाऊ से फेंक कर मारा, जिससे आनंदी बाल बाल बच गई, पर खड़ाऊ से उसकी अंगुली जरूर चोटिल हो गई। छोटी सी बात पर देवर भाभी का इतना बड़ा विवाद हो गया, जो आगे इस परिवार को किस परिस्थितियों में लाकर धकेलता है। चलिए सुनते हैं कहानी के आगे। श्रीकंठ सिंह, जो आनंदी के पति है, शनिवार को घर आया करते थे। बृहस्पतिवार की यह घटना हुई थी। 2 दिन तक आनंदी कोप भवन में रही, न कुछ खाया न पिया, उनकी बाट देखती रही। अंत में शनिवार को वह नियम अनुसार संध्या समय पर घर आए और बाहर बैठकर कुछ इधर उधर की बातें, कुछ देश काल संबंधी समाचार तथा कुछ नए मुकदमों पर चर्चा करने लगे। यह वार्तालाप 10 बजे रात तक होती रही। गांव के भद्र पुरुषों को इन बातों में ऐसा आनंद मिलता था कि खाने पीने की भी सुधि न रहती थी। श्रीकंठ को पिंड छुड़ाना मुश्किल हो जाता था। ये 2-3 घंटे आनंदी ने बड़े कष्ट से काटे। किसी तरह भोजन का समय आया, पंचायत उठी, एकांत हुआ तो लाल बिहारी ने कहा, भैया आप जरा भाभी को समझा दीजिएगा कि मुंह संभाल कर बातचीत किया करे, नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा। बेनी माधव सिंह, जो कि आनंदी के ससुर थे, उन्होंने पुत्र का पक्ष लेते हुए कहा, हाँ, बहू बेटियों का यह स्वभाव अच्छा नहीं कि वह मर्दों के मुंह लगे। लाल बिहारी, वह बड़े घर की बेटी है तो हम भी कोई कुर्मी का हार नहीं है। श्रीकंठ ने चिंतित स्वर से पूछा, आखिर बात क्या हुई? लाल बिहारी ने कहा, कुछ भी नहीं, यूं ही आप उलझ पड़ी। मैके के सामने हमको कुछ नहीं समझती। श्रीकंठ खा पी कर आनंदी के पास गए। वह भरी बैठी थी। यह हजरत भी कुछ तीखे थे। आनंदी ने पूछा, चित्त तो प्रसन्न है? श्रीकंठ बोले, बहुत प्रसन्न है, पर तुमने आजकल घर में यह क्या उपद्रव मचा रखा है? आनंदी की त्योरियों पर बल पड़ गए।
झुंझलाहट के मारे बदन में ज्वाला सी दहक उठी। बोली, जिसने तुमसे यह आग लगाई है उसे पाऊं मुंह झुलस दूं। श्रीकंठ, इतनी गर्म क्यों होती हो, बात तो कहो। आनंदी, क्या कहूँ, यह मेरे भाग्य का फेर है, नहीं तो गवार छोकरा जिसे चपरासीगिरी करने का सुरूर नहीं, मुझे खड़ाऊ से मारकर क्यों अकड़ता। श्रीकंठ, सब हाल साफ साफ कहो तो मालूम हो, मुझे तो कुछ पता नहीं है। आनंदी, परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझसे मांस पकाने को कहा, घी हांडी में पाव भर से अधिक न था, वह सब मैंने मांस में डाल दिया। जब खाने बैठा तो कहने लगा, दाल में घी क्यों नहीं। बस इसी पर मेरे मैके को बुरा भला कहने लगा। मुझसे न रहा गया। मैंने कहा कि वहाँ इतना घी तो नाई और कहार खा जाते हैं और किसी को जान भी नहीं पड़ता। बस इतनी सी बात पर इस अन्यायी ने मुझ पर खड़ाऊ फेंक कर मारी। यदि हाथ से न रोक लूँ तो सिर फट जाए। उसी से पूछो मैंने जो कहा वह सच है या झूठ। श्रीकंठ की आंखें लाल हो गई। बोले, यहाँ तक हो गया इस छोकरे का यह साहस। आनंदी स्त्रियों के स्वभाव के अनुसार रोने लगी, क्योंकि आंसू उनकी पलकों पे रहते हैं। श्रीकंठ बड़े धैर्यवान और शांत पुरुष थे। उन्हें कदाचित ही कभी क्रोध आता था। स्त्रियों के आंसू पुरुष को क्रोध अग्नि भड़काने में तेल का काम देते हैं। रात भर करवटें बदलते रहे। उद्वाग अग्नि के कारण पलक तक नहीं झपकी। प्रातःकाल अपने बाप के पास जाकर बोले, दादा, अब इस घर में मेरा निबाह न होगा। इस तरह की विद्रोहपूर्ण बातें कहने पर श्रीकंठ ने कितनी ही बार अपने कई मित्रों को आड़े हाथ लिया था, परंतु दुर्भाग्य आज उन्हें स्वयं ही बातें अपने मुंह से करनी पड़ी। दूसरों को उपदेश देना भी कितना सहज है। बेनी माधव सी घबरा उठे और बोले, क्यों। श्रीकंठ, इसलिए कि अपनी मान प्रतिष्ठा का कुछ विचार है। आपके घर में अब अन्याय और हठ का प्रकोप हो रहा है। जिनको बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए वे उनके सिर चढ़ते हैं। मैं दूसरे का नौकर ठहरा घर पर रहता नहीं। यहाँ मेरे पीछे स्त्रियों पर खड़ाऊ और जूते की बौछार होती है। कड़ी बात तक चिंता नहीं, कोई एक की दो कह ले वहाँ तक मैं सह सकूँगा, किंतु यह नहीं सह सकता कि मेरे ऊपर लाद घुसे पड़े और मैं दम न मारूं। बेनी माधव सी कुछ जवाब न दे सके। श्रीकंठ सदैव उनका आदर करते थे। उनके ऐसे तेवर देखकर बूढ़ा ठाकुर अवाक रह गया। केवल इतना ही बोला, बेटा, तुम बुद्धिमान होकर ऐसी बातें करते हो। स्त्रियां घर का नाश कर देती है, उनको बहुत सिर चढ़ाना अच्छा नहीं। श्रीकंठ, इतना मैं जानता हूँ, आपके आशीर्वाद से ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। आप स्वयं जानते हैं कि मेरे ही समझाने बुझाने से इसी गांव में कई घर संभल गए। पर जिस स्त्री की मान प्रतिष्ठा का ईश्वर के दरबार में उत्तरदाता हूँ, उसके प्रति ऐसा घोर अन्याय और पशुवत व्यवहार मुझसे असहनीय है। आप सच मानिए, मेरे लिए यही कुछ कम नहीं है कि लाल बिहारी को कुछ दंड नहीं देता। अब बेनी माधव सी भी गरमाए, ऐसी बातें और न सुन सके। बोले, लाल बिहारी तुम्हारा भाई है, उससे जब कभी भूल चूक हो उसके कान पकड़ो। लेकिन श्रीकंठ, लाल बिहारी को मैं अब भाई नहीं समझता। बेनी माधव सी, स्त्री के पीछे। श्रीकंठ, जी नहीं, उसकी क्रूरता और अविवेक के कारण। दोनों कुछ देर चुप रहे। ठाकुर साहब लड़के का क्रोध शांत करना चाहते थे, लेकिन यह स्वीकार करना चाहते थे कि लाल बिहारी ने कोई अनुचित काम किया। इसी बीच में गांव के और कई सज्जन हुक्के चिलम के बहाने वहां आ बैठे। कई स्त्रियों ने जब यह सुना कि श्रीकंठ के पीछे पिता से लड़ने को तैयार है तो उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। दोनों पक्षों की मधुर वाणियों को सुनने के लिए उनकी आत्माएं तिलमिलाने लगी। गांव में कुछ ऐसे कुटिल मनुष्य भी थे जो इस कुल की नीतिपूर्ण गति पर मन ही मन जलते थे। वे कहा करते थे, श्रीकंठ अपने बाप से दबता है इसलिए वह दब्बू है, उसने विद्या पढ़ी इसलिए वह किताबों का कीड़ा है। बेनी माधव सी उसकी सलाह के बिना कोई काम नहीं करते, यह उनकी मूर्खता है। इन महानुभावों की
शुभकामनाएं आज पूरी होती दिख रही थी। कोई हुक्का पीने के बहाने और कोई लगान की रसीद दिखाने आकर बैठ गया। बेनी माधव सिंह पुराने आदमी थे, इन भावों को ताड़ गए। उन्होंने निश्चय किया, चाहे कुछ ही क्यों न हो, इन द्रोहियों को ताली बजाने का अवसर नहीं दूंगा। तुरंत कोमल शब्दों में बोले, बेटा मैं तुमसे बाहर नहीं हूँ, तुम्हारा जो जी चाहे वह करो, अब तो लड़के से अपराध हो गया। इलाहाबाद का अनुभव रहित झल्लाया हुआ ग्रेजुएट इस बात को न समझ सका। उसने डिबेटिंग क्लब में अपनी बात पर अड़ने की आदत थी। इन हथकंडों की उसे क्या खबर। बाप ने जिस मतलब से बात पलटी थी वह उसकी समझ में न आया। बोला, लाल बिहारी के साथ अब इस घर में नहीं रह सकता। बेनी माधव, बेटा बुद्धिमान लोग मूर्खों की बात पर ध्यान नहीं देते। वह बेसमझ लड़का है, उससे जो कुछ भूल हुई उसे तुम बड़े होकर क्षमा करो। श्रीकंठ, इस दुष्टता को मैं कदापि नहीं सह सकता। यहाँ तो वह मेरा घर है, नहीं मैं उसे और समझा दिया होता। आप उन्हें समझा दीजिए, मैं अब यहाँ पर बिल्कुल नहीं रह सकता। यदि आप मुझे रखना चाहते हैं तो उससे कहिए जहाँ चाहे चला जाए, यह मेरा अंतिम निश्चय है। लाल बिहारी सिंह दरवाजे की चौखट पर चुपचाप खड़ा बड़े भाई की बातें सुन रहा था। वह उनका बहुत आदर करता था। उसे कभी इतना साहस नहीं हुआ कि श्रीकंठ के सामने चारपाई पर जाकर बैठकर हुक्का पी ले, पान खा ले। बाप का भी वह इतना मान न करता था। श्रीकंठ का भी उस पर हार्दिक स्नेह था। अपने होश में उन्होंने कभी उसे घुड़का तक नहीं था। जब वह इलाहाबाद से आते तो उसके लिए कोई न कोई वस्तु अवश्य लाते। मुकद्दर की जोड़ी उन्होंने ही बनवा दी थी। पिछले साल जब उसने अपने से देवड़े जवान को नागपंचमी के दिन दंगल में पछाड़ दिया तो उन्होंने पुलकित होकर अखाड़े में ही जाकर उसे गले लगा लिया और 5 रुपये लुटा दिए थे। ऐसे भाई के मुंह से आज ऐसी हृदय विदारक बात सुनकर लाल बिहारी को ग्लानि हुई। वह फूट फूट कर रोने लगा। इसमें संदेह नहीं है कि अपने किए पर पछता रहा था। भाई के आने से एक दिन पहले से उसकी छाती धड़कती थी कि देखो भैया क्या कहते हैं, मैं उनके सम्मुख कैसे जाऊंगा, उनसे कैसे बोलूंगा, मेरी आंखें उनके सामने कैसे उठेगी। उसने समझा था कि भैया मुझे बुलाकर समझा देंगे। इस आशा के विपरीत आज उसने उन्हें निर्दयता की मूर्ति बने हुए पाया। वह मूर्ख था। उन्होंने उसका मन कहता था कि भैया मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। यदि श्रीकंठ अकेले में बुलाकर 2-4 बातें कह देते, इतना ही नहीं 2-4 तमाचे भी लगा देते तो कदाचित उसे इतना दुख न होता। पर भाई का यह कहना कि अब मैं सूरत नहीं देखना चाहता, लाल बिहारी से सहा न गया। वह रोता हुआ घर आया, कोठरी में जाकर कपड़े पहने, आंखें पोंछी, जिससे कोई न यह समझे कि रोता था। तब आनंदी के द्वार पर आकर बोला, भाभी भैया ने निश्चय किया है कि वह मेरे साथ इस घर में न रहेंगे। अब मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए अब मैं जाता हूँ। उन्हें अब मुंह न दिखाऊंगा। मुझसे जो कुछ अपराध हुआ उसे क्षमा करना। यह कहते कहते लाल बिहारी का गला भर आया। अभी तक कहानी में हमने सुना श्रीकंठ आनंदी के पति ने एक ऐसा निर्णय लिया कि अब वह इस घर में नहीं रह सकता। भाई की ऐसी बातें और निर्णय सुनकर लाल बिहारी को बहुत पछतावा हुआ। वह बात इतनी बढ़ जाएगी यह नहीं जानता था। भाई को छोड़कर जाने का उसने अपने मन में निश्चय ले लिया। वह अपने आप को सारी फसाद का जड़ मानकर खुद कभी भी इस परिवार के सामने नहीं आऊँगा, यह बात कहकर अपनी भाभी आनंदी से माफ़ी मांगकर घर से जाने और कभी अपना मुंह आज के बाद नहीं दिखाने की बात कहकर बाहर जाने की तैयारी करता है। अब सुनते हैं कहानी को आगे। जिस समय लाल बिहारी सिर झुकाए आनंदी के द्वार पर खड़ा था, उसी समय श्रीकंठ सिंह भी आंखें लाल किए बाहर से आए। भाई को देखा तो घृणा से आंखें फेर ली।
और कतराकर निकल गए, मानो उसकी परछाई से दूर भागते हो। आनंदी ने लाल बिहारी की शिकायत तो की थी, अब मन में पछता रही थी। वह स्वभाव से ही दयावती थी, उसे तनिक भी ध्यान न था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। वह मन में अपने पति से झुंझला रही थी कि यह इतने गर्म क्यों होते हैं। इसी बीच में जब उसने लाल बिहारी जी को दरवाजे पर खड़े यह कहते सुना कि अब मैं जाता हूँ, मुझसे जो कुछ अपराध हुआ क्षमा करना, तो उसका रहा सहा क्रोध भी पानी हो गया। वह रोने लगी। मन का मैल धोने के लिए नयन का जल सबसे उपयुक्त वस्तु। श्रीकंठ को देखकर आनंदी ने कहा, लाला बाहर खड़े बहुत रो रहे हैं। श्रीकंठ, तो मैं क्या करूं? आनंदी, भीतर बुला लो, मेरी जीभ में आग लगे, मैंने कहाँ से यह झगड़ा उठाया। श्रीकंठ, मैं न बुलाऊंगा। आनंदी, पछताओगे, उन्हें बहुत ग्लानि हो गई, ऐसा न हो कहीं चल दे। श्रीकंठ ने उठे। लाल बिहारी ने फिर कहा, भाभी भैया से मेरा प्रणाम कह दो, वह मेरा मुंह नहीं देखना चाहते। लाल बिहारी इतना कहकर लौट पड़ा और शीघ्रता से दरवाजे की ओर बढ़ा। अंत में आनंदी कमरे से निकली और उसका हाथ पकड़ लिया। लाल बिहारी ने पीछे देखा और आंखों में आंसू भरे बोला, मुझे जाने दो। आनंदी, कहाँ जाते हो? लाल बिहारी, जहाँ कोई मेरा मुंह न देखे। आनंदी, मैं न जाने दूंगी, तुम्हें मेरी सौगंध, अब एक पग भी आगे न बढ़ाना। लाल बिहारी, जब तक मुझे यह न मालूम हो जाए कि भैया का मन मेरी तरफ से साफ हो गया, तब तक मैं इस घर में कदापि न रहूँगा। आनंदी, मैं ईश्वर को साक्षी देकर कहती हूँ कि तुम्हारी ओर से मेरे मन में तनिक भी मैल नहीं है। अब श्रीकंठ का हृदय पिघला। उन्होंने बाहर आकर लाल बिहारी को गले लगा लिया। लाल बिहारी ने सिसकते हुए कहा, भैया अब कभी मत कहना कि तुम्हारा मुंह न देखूंगा, इसके सिवा आप जो दंड दोगे मैं स्वीकार करूंगा। बेनी माधव सिंह बाहर से आ रहे थे। दोनों भाइयों को गले मिलते देखकर आनंद से पुलकित हो गए। बोल उठे, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती है, बिगड़ता हुआ काम बना लेती है। गांव में जिसने यह वृतांत सुना उसी ने इन शब्दों में आनंदी की उदारता को सराहा। बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती है। तो यह थी कहानी बड़े घर की बेटी। साथियों, झगड़ों और विवाद के मूल में कभी कोई बड़ा कारण नहीं होता है तो बस एक दूसरे पर अविश्वास, जो कि मानव प्रवृत्ति का मूल कारक है। परिवार का असली सुख निर्माता बेटियां ही होती है। वे चाहे तो परिवार को स्वर्ग बना दे, नहीं तो आप समझ सकते हैं कि क्या बन जाएगा। इस कहानी से हमने यह सीखा कि हमेशा दिल की बात स्वीकार न करें, अपने मस्तिष्क को वास्तविकता से जोड़े और समस्या का निराकरण करें। यह कहानी कैसी लगी ज़रूर कमेंट कर हमें बतलाएं, और कौन सी कहानी आप सुनना चाहेंगे यह बात भी ज़रूर लिख भेजें। पहली बार चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर कर दे सब्सक्राइब। चैनल पर अब तक बने रहने के लिए आपका दिल से आभार, और हमेशा जुड़े रहने के लिए हमेशा आप हमारे साथ बने रहे, ऐसी आकांक्षा के साथ आपको हम देते हैं धन्यवाद।